नमस्कार। आज हम क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 2 20 के दांत के चैप्टर का पढ़ाई हो चुका है। इसका क्वेश्चन आंसर जो बचा हुआ है वो करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव, समरी, सारांश, ये सभी एक ही साथ इस क्लास में आज करवाने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 20 के दांत का प्रश्न में फर्स्ट प्रश्न है आपका। शीर्षक जो है इसके भाव को स्पष्ट करना है, अर्थ को बताना है कि कहानीकार की नलिन बिलोचन शर्मा जो है वो कि इस कहानी के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं। तो कहानी के हिसाब से, कहानी के अनुसार इसमें 20 के दांत में जो कहानी है ये, इसमें कहानीकार क्या कह रहे हैं? अमीरों तथा कथित मर्यादा पर व्यंग किया गया है। अमीर गरीब, अमीरों पे एक व्यंग के रूप में कहा गया है कि अमीर किस तरह से अपने बच्चों को घर में संस्कार किस तरह से देते हैं। तो ठीक ही है, एक तरीके से उनका अलग है। अगर सही मायने में देखा जाए तो अमीरों के घर का व्यवहार, संस्कार, रहन सहन अलग तरह का ही होता है। इसमें तो इस कहानी में जो बताया गया है 20 के दांत में, इसमें कहानीकार के अनुसार इसमें अमीरों तथा कथित मर्यादा पर व्यंग किया गया है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण तथा अत्याचार के पर प्रकाश डाला गया है। इस कहानी के हिसाब से अगर पूछा जाए कि 20 के दांत का सारांश में इस कहानी का भाव स्पष्ट कीजिए, तो इसी यही लिखना है आपको जो बता रहे हैं। तो इसमें अमीरों कहानीकार ने अमीरों को तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया गया है। फर्स्ट लाइन में लिखिएगा। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण, गरीब व्यक्तियों पे, गरीबों पे अमीरों को, अमीर के जो लोग हैं वो अमीर लोग हैं, धनवान लोग हैं, जो शोषण के रूप में जो कार्य करते हैं और अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। 20 के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। 20 के दांत वाला जो कहानी है, सारांश है आपका ये झोपड़ी और महल के बीच की लड़ाई बतलाती है। इस कहानी में महल की जीत भी हार दिखाई गई है। मदन और कासू के बीच जो झगड़ा हुआ था, इसमें महल के जो लोग थे इसकी जीत में भी हार दिखाई गई है और मदन के द्वारा पीटे गए जाने पर खोखा जो कासू था, सेन साहब का पुत्र कासू, जिसे खोखा बताया गया है इस कहानी में, दो दांत टूट जाते हैं। वह अमीरों को प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। जो दो दांत टूटे हैं वो मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों को उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। मदन क्या है? चेतावनी के रूप में दिखाया गया है उसको। जो प्रिय दर्शन, जो दिखावा होता है अमीरों का, प्रियता जो लालन पोषण में करते हैं, और गरीबों पर उनके अत्याचार, और जो गरीब पर वो अत्याचार किए उसके विरुद्ध एक क्या था? चेतावनी था। जो खोखा, जो कासू का जो दो दांत टूट गया था, दोनों दांत टूटा था वो, और एक सशक्त विद्रोह है। एक साथ मिलजुल कर गरीबों ने क्या किया? विद्रोह किया। ये भी प्रतीक दिखाता है इसमें। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। तो इसके अनुसार ये जो शब्द है, इसके अनुसार कहा गया है कि 20 के दांत इस कहानी का क्या है? बहुत ही अच्छा शीर्षक है, सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह और, अच्छे से देखिए, जो खोखा का जो दोनों दांत टूट गया था, तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है, जो विद्रोह का परिचय दिया है मदन ने, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। आज के समाज के लिए गिरधर के लाल मदन को बताया गया है। लेखक के द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ता है। तो इसमें मार्मिक है, इमोशनल संदेश के रूप में ये 20 के दांत को बताया गया है। फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न था। ये सब सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी आगे करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? किताब के हिसाब से ही, चैप्टर के हिसाब से है।
सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव, जो उनके बच्चियों 5 लड़कियां थी और खोखा जो सबसे छोटा था, उसको वर्णन करना, उसको बतलाना है कि सेन साहब के जो बेटा और बेटी के पालन में जो लिंग आधारित क्या है भेदभाव है, उनको अपने शब्दों में बताइए। तो क्या होगा, सेन साहब के परिवार, उनकी 5 लड़कियां थी, पांचों लड़कियों का नाम याद रखना, यह ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी तरह से पूछ सकता है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, जरूरी है। तो पांचों लड़कियों का नाम क्या था, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। आरती सबसे, ये 5 लड़कियां हो गई, और एक सबसे छोटा लड़का कौन था, कासू, जिसे खोखा भी बताया गया है, जो बंगाली में बेटा बेटी को कहते हैं, खोखा बेटा को और खोखी लड़की को कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सेन साहब में मतलब लालन पालन में किस तरह का भेदभाव है, तो आगे ये फर्स्ट लाइन में क्या पता चलता है, 5 बच्चियों और एक बेटे का परिचय बताया गया। तो आगे है, सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर क्या था, अनुशासन था, कंट्रोल था, नियंत्रण करके रखते थे कि बदमाशी नहीं करना है, सादा अनुशासन में रहना है, सेफ से, और सब कुछ सामान को नहीं तोड़ना है, सबको क्या करके रखना है, व्यवस्थित करके रखना है। ये काफी अनुशासन था, काफी रोक टोक था लड़कियों पे। लेकिन लड़का जो सबसे छोटा था कासू, उसको बहुत क्या था, आज़ादी मिला हुआ था, इसी कारण से लड़के प्रति मोह होना स्वाभाविक था, और लड़की बड़ी थी और लड़का सबसे छोटा था, तो इसीलिए सेन साहब के परिवार में सभी का मोह उस लड़के पे सबसे ज्यादा था, प्यार था। लड़का के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ढीला था, मतलब स्वतंत्रता ज्यादा थी लड़के को, लड़की के अनुसार, 5 लड़कियों के अनुसार। तो यही लिखना है। चलिए अगला प्रश्न तीसरा में है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो ये भी लिख सकते हैं, जो अभी प्रश्न नंबर 2 में बताए हैं कि क्या है, सबसे खोखा सबसे छोटे पुत्र होने के कारण उसमें क्या था, उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला गया, और उसे बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई थी, जिस कारण से वो क्या करता था, बदमाशी और मनमानी करता था। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा, खोखा किस मामलों में अपवाद था, तो क्या क्या छूट मिला हुआ था उसको। तो सेन साहब एक क्या थे, अमीर आदमी थे, स्वाभाविक है, अभी हाल ही में उन्हें एक नई कार खरीदी थी, काले रंग की चमचमाती कार थी, जिसे नौकर और ड्राइवर के अलावे किसी को छूना मना था, घर के बच्चों को किसी को गाड़ी के पास फटकने के लिए नहीं देते थे सेन साहब। कहीं एक धब्बा भी दिख जाए तो क्लीनर और सोफर का क्या था, सामत आ जाती थी। नया गाड़ी था, सभी ऐसा ही भाव रहता है, स्वभाव, ये मानव का स्वाभाविक रूप है, नया गाड़ी रहता है तो सभी में, सभी कैटेगरी के लोगों में रहता है। उनके लड़कियों से मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था, लड़कियों पे काफी काफी क्या था, अनुशासन था, तो लड़कियों से खतरा नहीं था। लेकिन खोखा जो सबसे छोटा बच्चा था, लड़का था कासू, वह बुढ़ापे की आंखों का क्या था, तारा था, एकमात्र सहारा था खोखा, इसीलिए मिसेस सेन उसे काफी स्वतंत्रता देते थे, छूट देते थे। दरअसल बात यह थी कि खोखा आविर्भाव तब हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को, खोखा तब पैदा हुआ जब दोनों सेन साहब के परिवार में क्या थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि लड़का भी होगा, तो इसलिए उसे स्वतंत्रता, लाड़ प्यार ज्यादा मिलता था। खोखा जीवन के नियम को जैसे अपवाद था, एक ही लड़का था, इसीलिए स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। मिन्नत के बाद वो पैदा हुआ था, इसीलिए नियमों पे लाड़ प्यार के कारण उस पर क्या थी, स्वतंत्रता, बेटी के अनुसार बेटे पे स्वतंत्रता ज्यादा थी, इसीलिए यही अपवाद था, स्वाभाविक अपवाद था। इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो सिर्फ, और सेन साहब के मोटर कार, काले रंग का जो मोटर कार था, इसको सिर्फ किससे खतरा था, खोखा से ही। घर में मोटर संबंधी नियम हो या अन्याय मामले, उनके लिए सिद्धांत बदल जाते थे। मतलब लड़कियों के लिए कुछ भी टूट गया, सामान टूट गया तो उसके लिए अलग नियम था, डांट था, लेकिन खोखा के लिए क्या था, कुछ गलती होने पे भी उसके लिए अलग तरह का सेन साहब के परिवार में व्यवहार था। ये तीसरा था। तो आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। प्रश्न उत्तर जो आपके चैप्टर में यही सब इसमें दिया गया है, तो अच्छे से इसको देखिएगा और याद करिएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं चौथा प्रश्न क्या है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे, उनका एकमात्र सहारा था, उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो खोखा को पहले से ही जो उसका शरारत था, उसको ही सेन साहब क्या करते थे, प्यार
प्यार करते थे, खोखा के कासू के साथ साथ उसके शरारत को भी सेन साहब क्या करते थे, प्यार करते थे, इसलिए उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। शुरू शुरू से ही, शुरुआत से ही लग रहा था जो चीजें उसे वो तोड़ रही है, मोटर का कार तोड़ रहा है, छू रहा है, तो उससे क्या है, इस सब चीजों से लगाव है। इसीलिए स्टार्टिंग शुरुआत से ही सेन साहब अपने मित्रों में जो घर में आते थे उसको बतलाते थे कि खोखा क्या बनेगा, बनेगा आगे चलकर, खोखा को वो आगे चलकर इंजीनियर बनाना चाहते थे, और यही संभावना उस खोखा में, कासू में देखते थे। सेन साहब ने उसके शिक्षा, खोखा कासू के शिक्षा के लिए कारखाने से क्या करने वाले थे, 1-2 घंटे के लिए जो कुशल कारीगर होगा उसको भी बुलाने वाले थे, जो उसके साथ क्या करे, ठोक ठाक कुछ भी मन के हिसाब से कुछ भी करे, जिससे कासू का लगाव उन सब चीज़ों में, जो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का जो वस्तु होता है उसमें उसका लगाव बढ़ जाए। इसके लिए बच्चों की उंगलियां अभी से औजारों में क्या हो, औजारों में प्रैक्टिस हो जाए, अभ्यास हो जाए, स्किल स्किल के लिए। ठीक है भाई, सही है। चलिए अगले पांचवा क्या है, सप्रसंग व्याख्या करना है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए, क्या कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, व्याख्या करना है। तो व्याख्या कहा गया है, प्रस्तुत पंक्ति नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। ये वाला लड़कियां क्या है, कठपुतलियां, ये पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है, नलिन बिलोचन शर्मा के लिखित विष के दांत शीर्षक से ली गई। यह संदर्भ सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों के चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। तो क्या कहता आगे, सेन परिवार क्या थे, मध्यम मिडिल क्लास परिवार थे, अमीर ही थे मिडिल क्लास में भी, जहाँ की जीवन शैली कृत्रिमताओं से भरी हुई है। मतलब सभी सभी प्रकार के जो वस्तु होते हैं सुविधाजनक, एसी, फ्रिज, टीवी, मोटर कार, जो जीवन को आसान बनाती है, सुविधा प्रदान करती है, समय बचाने का काम करती है, सभी सेन परिवार में क्या था, भरा हुआ था। सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज के साथ साथ जीना सिखाया जाता था। उन्हें शरारत करने की छूट नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, वे स्वच्छंद विचारन नहीं थे, खुलकर विचार नहीं कर सकते थे। जबकि बच्चा के लिए क्या था, कोई पाबंदी, उसे छूट थी, आज़ादी थी। सेन दंपति ने लड़कियों के लिए यह नहीं सिखाया कि उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब लड़कियों को यह नहीं सिखाया, जैसे खोखा को क्या कह रहे थे, कासू को, कि इसे इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन लड़कियों के लिए ऐसा नहीं था। क्या करना है ये नहीं सिखाए, इसके बदले क्या सिखाए कि क्या क्या नहीं करना है। सेन परिवार के पांचों लड़कियों को क्या क्या नहीं करना है, ये तालीम दी गई थी, उन्हें क्या क्या नहीं करना है, इनकी सीख दी गई थी। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति क्या थी, लड़का और लड़की के प्रति दोहरी मानसिकता थी, दो तरह का भाव था, स्वभाव था। जहाँ लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज और पाबंदी से बंधी हुई थी, वही खोखा क्या था, उनका लड़का स्वतंत्र था। लड़का लड़की के साथ यह दोहरा व्यवहार, दोहरी मानसिकता विकास, परिवार और समाज के लिए क्या है, घातक है। अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव ना पैदा कर उन्हें समानता का विस्तार करना चाहिए। ये परिवार में ऐसा होना चाहिए, समाज के अनुसार वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये था। अगला प्रश्न, आंसर बराबर दिया हुआ है। खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों का भी बदल दिया था। ये पिछला प्रश्न था, चौथा नंबर प्रश्न था किसके लिए, लड़कियों के लिए। अब लड़कों के लिए है, खोखा कासू के दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेन साहब के परिवार में सिद्धांत किस तरह से है। यह भी प्रस्तुत पंक्ति किससे ली गई है, नलिन बिलोचन शर्मा के पाठ्य पुस्तक के विष के दांत के नामक कहानी से ली गई है। कौन सा, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार, यह वाला पंक्ति। इस कहानी के रचयिता आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है, वो वाला पंक्ति जो प्रश्न में है। कहानीकार इस पंक्ति से ये बतलाना चाहते हैं कि सेन परिवार में एक मध्यम वर्गीय सफेद पोशी परिवार है, मिडिल क्लास परिवार है, जहाँ कृत्रिमता का बलबुला है, नकली जीवन के बीच जीते हुए सेन परिवार अपने बच्चों के प्रति भी दोहरा भाव रखते हैं। बेटा शरारती स्वभाव का है, वह बुढ़ापे के में पैदा हुआ, इसी कारण सबका लाडला है। उनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए कोई अनुशासन नहीं है, वह बेलौस जीने के लिए
बेफिक्र जीने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, उसे स्वतंत्रता ज़्यादा मिली है बेटी के अनुसार, लड़कियों के अनुसार सेन परिवार में। आगे क्या है, उनके जीने के सारे नियम, नीति नियम क्या है, शिथिल है, मतलब उतना कठोर नहीं है, सामान्य नियम है। वह इतना उच्छृंखल या था कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी सेन दंपति क्या करते थे, प्यार के भाव से ही, दुलार के भाव से ही देखते थे और उसका बड़ाई ही हमेशा करते रहते थे, कोई शिकायत कभी नहीं करते थे। सेन दंपति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी कारण ट्रेनिंग भी वैसा दिलवा रहे थे। उन्हें केजी स्कूल की शिक्षा ना देकर क्या कर रहे थे, उनका जो सेन साहब का फैक्ट्री था वहां से बढ़ई को बुलाकर, मिस्त्री को बुलाकर ठोकने पीटने के संबंधित काम को, कासू को, खोखा को सिखा रहे थे, औजार से खेलना और सिखा रहे थे, उसे परिचय करवा रहे थे। इस प्रकार सेन साहब अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था भी, जैसा उसका विचार था उसी के अनुसार सेन साहब क्या कर रहे थे, उसे शिक्षित कर रहे थे, खोखा को, कासू को। चलिए ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, पांचवा का ग वो ख था। ऐसे ही लड़के, ये भी क्या है, आपकी कहानी से पंक्ति लिया गया है, आगे चलकर चोर गुंडा डाकू होने वाला, मतलब ये मदन को कहा गया था, गिरधर लाल का जो पुत्र था, जब वो क्या किया था, ड्राइवर से झगड़ा कर रहा था, जब सेन साहब अपने मित्रों के साथ बाहर निकले थे, तो क्या देखते हैं, मदन जो है अपनी माँ के साथ वहां पे था, सेन साहब के काले रंग के कार के पास, वहां पे ड्राइवर से झगड़ा हो रहा था। तो यह पंक्ति भी बीस के इसी, मतलब आंसर जब लिखिएगा तो इसी टाइप में लिखिएगा, इसी के अनुसार, कहानी के अनुसार। यह जो पंक्ति है यह बीस के दाग शीर्षक से, जिनके लेखक कौन है, नलिन बिरेचर शर्मा है। यह पंक्ति प्रसन्न गिरधारी लाल के बेटे मदन से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न को इससे जोड़िएगा, आंसर से, अपने आंसर से, ठीक है। उसके बाद आंसर शुरू करिएगा। एक बार की बात है, सेन साहब गाड़ी के पास मदन को खड़ा होकर क्या कर रहा था, सेन साहब की गाड़ी को मदन पास में खड़ा होकर देख रहा था, छू रहा था। तब सोफर क्या करता है, सफाई कर्मी साफ जो करता है गाड़ी को, वो उसे मना करता है छूने से, क्योंकि उसे निर्देश था, सख्त निर्देश था, मना ही था कि किसी को भी गाड़ी छूने के लिए नहीं देना है। तो सोफर देखता है तो मदन को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन गिरधारी लाल की पत्नी बेटे को संभाल लेती है, बचा लेती है सोफर से। ड्राइवर ने मदन को फिर धक्का दे देता है, जिससे नीचे गिरता है मदन, और उसका क्या होता है, घुटने में चोट लग जाती है। शरारत की चर्चा ड्राइवर ने सेन साहब से कर दी, तो ये बात की चर्चा, धक्का दिया, ये बात की चर्चा कि गाड़ी को छू रहा था मदन, ये सेन साहब को कहा गया। और वहीं इसी बात को सेन साहब क्या करते हैं, कोढ़ी होते हैं, और गिरधारी लाल को अपने फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री में ही, उन्हीं के फैक्ट्री में, सेन साहब के फैक्ट्री में ही गिरधारी लाल काम करता था, उसी में उसे बुलाकर डांटते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हारा बच्चा जो है मदन क्या है, बहुत बदमाश है, आजकल मदन बहुत शौक हो गया है, बदमाश हो गया है, शरारती हो गया है। मैं तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र मदन दोनों का भलाई ही बता रहा हूँ। गाड़ी गंदा, मेरे सोफर ने, ड्राइवर ने क्या किया, मना किया, तो वो ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ा, कौन, मदन, मेरे सामने भी हुआ, डरने के बदले ड्राइवर की ओर क्या कर रहा था, झपट रहा था। जो कहानी में बताया गया है, यह लक्षण अच्छा नहीं होता है, ऐसे लक्षण, ऐसे ही लड़के क्या करते हैं, ऐसे लक्षण वाले लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। गिरधारी लाल तो जी हाँ कहने में ही लगा हुआ था, उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था, क्योंकि उनके फैक्ट्री में काम करता था। ऐसी सीख देते हुए सेन साहब गिरधारी लाल को बच्चों को संभालने की सलाह देते हैं, और शरारत करने से क्या करते हैं, मना करते हैं कि अपने बच्चे को, मदर को सिखाओ, शरारती छोड़ दे, सीख देते हैं। और प्रसंग उसी वक्त का है, इसी समय का है। तो इस पंक्ति में सेन साहब के चरित्र के दो तरफ है, दोगलेपन लिखा गया है, कि झलक साफ साफ दिखाई देती है, को अपने खोखा जो खोखा जो कासू है उसके लिए, वो तो सिर्फ छू रहा था मदन, लेकिन उनका पुत्र क्या किया था, गाड़ी का पीछे का शीशा तोड़ दिया था, और जो मेहमान गेस्ट आए थे उनके कार के टायर का भी हवा निकाल दिया था खोखा कासू ने, लेकिन उसकी एक भी शिकायत सेन साहब ने नहीं की थी, सिर्फ मदन के बारे में कहे थे। ऐसे भी मतलब कहानी में बताया गया है, ऐसा होता नहीं है वास्तविकता में, कोई भी
सोसाइटी ही अलग कर लेते हैं अमीर होने पे। छूने का कोई काम ही नहीं है किसी को, कुछ चीज़ को छूने का ऐसा होता भी नहीं है। वो अपना सोसाइटी ही बदल लेते हैं, आजकल तो ऐसा ही है। बेटों को अपने अनुशासनीय बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना पालने वाले अनुशासनहीन जो खोखा है कासू है, उसे इंजीनियर बनने का सपना पालने वाले सेन साहब उनकी बुरी नज़र को भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन गिरधर लाल के बेटे के उड़नटा को श्राद्ध को दिखाई पड़ती है सिर्फ उनके इस मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन चित्र। यही तस्वीर है। अपने बेटे की प्रशंसा करते हैं, भले वह कुलनाशक है, लेकिन निर्धन निर्बल गिरधारी लाल के बेटे को कुलच्छन को उन्हें दिखाई पड़ती है। तो यही था प्रश्न का अर्थ था। चलिए आगे देखते हैं। 5 का घ, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यह कब का है? जब कासू क्या करता है, जब कासू देखता है एक बार घर के सामने से खेलते हुए कासू क्या करता है, खोखा जो है वो बाहर गली में चला जाता है जहाँ पे मदन क्या कर रहा था, नट्टू खेल रहा था। तो उसी के समय में यह बाग बताया गया है कि हंस क्या करने चला गया, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए। तो इसमें भी आपको ऐसे ही लिखना है। यह प्रस्तुत पंक्ति पाठ्यपुस्तक विषय के दांत से लिया गया है। जिनके रचयिता कौन है? नलिनी बेचल शर्मा है। यह प्रसंग उस समय का है जब दंपति का बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बंगले से आगे चलकर बगल वाली गली से जा निकलता है। वहाँ धूल मदन गिढ़ाईलाल का जो बेटा है वो क्या कर रहा था, वहाँ के आसपास के लड़कों के साथ खेल रहा था, नचा रहा था शाम के समय में। खोखा ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी तबीयत उसका मन हुआ नट्टू नचाने का। ललच किया। खोखा तो बड़े घर का था, यानी वह हंसों की जमात का था, जबकि मदन गरीब मध्यम निम्न मध्यम वर्गीय था। तो उसी को कहानी में क्या कहा गया है, कौवा बताया गया है। इस संबोधित में, इस कहानी में जिस तरह से बताया गया है उसके हिसाब से मनुष्य को चाहिए कि अपने भाव को क्या करे, स्वतंत्र रखे, मन को शांत और भाव को स्वतंत्र रखे। यही क्या है, सुख का एक अच्छा चीज भी है। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया है कि हंस के जो खोखा और मदन के बीच के अमीरी और गरीबी के बारे में कहा गया है कि हंस अमीर को बताया गया है और गरीब को कौवा बताया गया है। ये व्यंग के रूप में है, व्यंगात्मक एक व्यंग कहा गया है। तो जमात में शामिल हो गया, यानी कहने का भाव यह है कि खोखा जो अमीर है, अमीर परिवार का वंशज है, गरीबों के खेल में शामिल होने के लिए चला गया, किंतु यह खेलने के लिए ललक गया, किंतु यह संभव ना हो सका क्योंकि वहीं पे क्या होता है, कुछ दिन पहले ही क्या किए थे, खोखा के पिता कासू के पिता ने मदन के पिता को डांटा था और मना भी किया था गाड़ी छूने से। तो उसके अपने अपने अपमान को याद कर छूटते ही खोखा ने क्या कहा, बे भाग यहाँ से। खोखा से कहा मदन ने, यहाँ बड़ा आया है लट्टू नचाने के लिए, खेलने के लिए। यहाँ तेरा लट्टू नहीं है, यह मेरा लट्टू है। अपने बाबा के मोटर कार में जो जिसका धौंस वो सेन साहब जमाते थे, वहीं पे उसी से खेल, अपने घर में ही खेल। तो यही है, इस पंक्ति के द्वारा कहानीकार सामाजिक असमानता, भेदभाव, गैर बराबरी को दर्शाना चाहते हैं। ये इस प्रश्न के हिसाब से इसका अर्थ है, भाव निकलता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। छठा प्रश्न, ये 5 का 4 5 5 प्रश्न को ही 5वां क्वेश्चन में ही 4 प्रश्न पूछा गया था। आगे है छठा प्रश्न, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। पत्रकार जो था वो स्वतंत्र और अच्छे विचार का था, तो इसीलिए सभी लोग को सुख में जीने के लिए जो अभी अभी बताए हैं, स्वतंत्र और अच्छा विचार रखना चाहिए। वस्तु से जितना कम प्रेम हो, मोह माया, ये भी एक तरह का मोह माया है। वस्तु से प्रेम और लगाव ये क्या करता है, अच्छा व्यक्तित्व रखने के लिए स्वतंत्र और अच्छा विचार रखना जरूरी है। लगाव ज़्यादा होना भी सही नहीं है। तो इसमें सेन साहब का ज़्यादा लगाव अपने बच्चे और अपने चीज़ों के प्रति बताया गया है। तो यही था इसमें। तो आगे देखते हैं किस तरह के उत्तर दिया है। तो पत्रकार ये अच्छे मानसिकता के व्यक्ति थे। इन्होंने कहा, जब ड्राइंग रूम में, मतलब बता देते हैं कि पत्रकार ने कहा, पत्रकार जो व्यक्ति थे वो मित्र थे सेन साहब के, वो कहते हैं कि
मैंने अपने बेटे को स्वतंत्र रखा है, उससे जो चीज़ पसंद होगी वो उसमें अपना क्या करेगा, भविष्य देखेगा, अपना भविष्य बनाएगा। ऐसा नहीं कि जैसा सेन साहब सोच लिए थे खोखा के लिए, कासू के लिए कि उसे इंजीनियर बनाना है, तो ऐसा थोपना नहीं है किसी भी बच्चे पे। जिसमें उसका क्या होगा, मन लगेगा, भाव होगा, उसी चीज़ में उसे अपने बच्चे को भविष्य बनाना है। ऐसा छूट दिए हुए थे कौन, पत्रकार मित्र। जिससे सुनकर सेन साहब क्या होते हैं, थोड़ा सा हैरान भी होते हैं। एक दिन क्या वाकया था कि ड्राइंग रूम में सेन साहब कुछ दोस्त के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, बात कर रहे थे। उनमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नीस थे, पत्रकार थे, और सेन सेन के दूर के रिश्तेदार भी थे। साथ में उनका लड़का भी था, आया था, जो था तो खोखा से छोटा, लेकिन क्या था, समझदार था। खोखा से उम्र से छोटा था और समझदार था, होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी, कुछ मतलब जो कर रहा था उसको देखकर किसी ने, उन सब मित्रों में से ड्राइंग रूम में बैठे थे, किसी मित्र ने उसकी तारीफ कर दी। उस सेन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते उससे पहले सेन साहब शुरू कर देते, मैं खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा। अपना बड़ाई, अपना राग आलापने लगे सेन साहब, और वे ही इस बातों को दोहराकर बार बार कह रहे थे, नहीं थकते थे। तो पत्रकार महोदय स्वतंत्र स्वभाव के थे, वो चुपचाप मुस्कुराते रहे, बोलने दिए सेन साहब को। जब फिर उनसे पूछा गया तो फिर बात फिर आई, तो पत्रकार महोदय ने कहा वह अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ, जो उसे बने जिसमें उस पत्रकार महोदय के बच्चे का जो चीज़ में भी मन है, उसके लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। उसका काम है कि वो क्या सीखना चाहता है, उसे पूरी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। सेन साहब इस उत्तर से शीर्ष प्रश्न और व्यंग में बैठकर रह गए, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, खोखा पे अपना विचार थोप रहे थे, अपना सोच बता रहे थे। वो तो सेन साहब का सोच था कि ये खोखा तो अभी शरारत कर रहा था, बाकी आगे क्या बनने वाला है ये तो बात की बात है। चलिए आगे देखते हैं, छठा के बाद सातवां प्रश्न, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद में कहानीकार ये बताना चाहता है कि सामंती मानसिकता को जैसा उसे सिखाया गया था, बतलाया गया था, वैसा ही वो कर रहा था। मदन एक गरीब बच्चा था, उसके सिर्फ मोटर को छूने पे उसे धक्का दिया गया, जिससे उसे चोट भी लग गई थी पैर में। सामंती मानसिकता एक गरीब के व्यवहार की ओर कहानीकार बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं कहानीकार, सामंती व्यवस्था मानसिकता को बता रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, आठवां, कासू और मदन। चलिए देखते हैं, आदि अगला प्रश्न है, बता रहे हैं कासू और मदन के बीच क्या क्या किस बात के लिए लेकर झगड़ा हुआ था। आठवां प्रश्न में इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाह रहा है। कासू और मदन के बीच जो झगड़ा हुआ था, तो ये लट्टू के लेकर, खेलने को लेकर झगड़ा हुआ था। तो इसमें कहानीकार ये बताना चाहते हैं कि जब कासू ने मदन से नट्टू मांगा तो मदन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस नट्टू पे मदन का हक था। जैसे उस कार पे क्या था, सेन साहब का, उसके परिवार का हक था, उसी तरह से नट्टू पे भी किसका हक था, मदन का हक था। लेकिन फिर वो जिद करता है तो उसमें लड़ाई होती है, मदन भी मारता है कासू को। लेखक इस प्रसंग से दिखाना चाहते हैं कि बच्चे में सामंती मानसिकता का भय नहीं होता है, बाद में चाहे जो हो जाए। बच्चे नादान होते हैं, उस वो तो जैसा देखते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं सभी से, जैसा उसमें घर में जो देखते हैं वही सीखते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नुमा में क्या है। नुमा प्रश्न है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई अक्सर महल वाले ही जीते हैं, उसी पर हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करें। जो पाठ में आप ये बतलाए का, पाठ में ये जो शब्द लाइन पंक्ति जो आया है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं, और साथ ही साथ पैसे या लालच में जो झोपड़ी वाले के लोग, गरीब लोग होते हैं, वो भी महल वाले का ही साथ देते हैं। तो इस अर्थ में लेखक क्या बतलाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इसमें भाव स्पष्ट करें
उदाहरण के साथ। तो जब सेन साहब की नहीं चमकती काली गाड़ी को छूने भर से अपराध के लिए मदन को सोफर क्या करता है, धक्का देता है। अपितु बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से पीटा जाता है। उसके बाद बेरहमी से पीटा जाता है। पीटने की बात तो थी नहीं कहानी में, तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरे दिन खोखा जब डर डर गया था, वो सिर्फ डांटा था, गिरधारी लाल ने अपने बेटे को डांटा था कि मना किया था ऐसा नहीं करना है, ऐसे जाना ही नहीं है। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लट्टू खेलने के लिए गया तो मदन का स्वाभाविक स्वाभिमान क्या हो गया, आत्मसम्मान जाग गया। दोनों के बीच लड़ाई हुई और ये बड़ा रूप ले लिया। खोखा दोनों के बीच लड़ाई हुई, आपस में दोनों लड़ने लगे, मारा पीटी करने लगे। महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक खोखा का मुंह की पान, जिसमें खोखा को मुंह की खानी पड़ी, मतलब वो छोटा होने के कारण वो पीटा गया। इसी यह स्वाभाविक था कि झगड़ा में झोपड़ी वाले की जीत होती है। ऐसा था, जहाँ पे दो दांत टूट गया था खोखा का, कासू का। तो इसमें झगड़ा में जो हुआ उसमें झोपड़ी वाले की जीत हुई और बाद में गिरधारी लाल जो उसके पिता थे, जब उसे नौकरी से निकाल दिया गया तो वो भी अपने मदन का ही साथ दिए और शाबाशी किए। तो इस तरह से ये भाव पूरा अर्थ ये था, इस तरह से झोपड़ी वाले की जीत हुई कि दोनों को क्या हुआ, इस स्वाभिमान के लिए मदन को पीटा नहीं गया, सम्मान किया गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 10वां है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने बजाय उसकी छाती से क्यों लगा लिया। ये भी पंक्ति में नहीं है, रोज रोज की बात नहीं है। आगे देखते हैं। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में एक किरानी का, गिरधर लाल कौन है, जो रोज रोज प्रश्न के अनुसार रोज डेली रोज रोज अपने बेटे मदन को पीटने का काम करता है। लेकिन इस बार अंत में जब लड़ाई हुई लट्टू को लेकर तो वो पीटता नहीं है, उसे छाती से लगाता है, क्योंकि उसे नौकरी से निकाल ही दिया गया था। तो उसे कोई पछतावा नहीं था, उसे कहीं और नौकरी मिल जाएगी, वो काम में अगर बेहतर होगा, स्किल होगा तब। तो भाव क्या है इसमें, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी का काम करता था और उनके ही बंगले के अहाते एक कोने में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती है तो गिरधर की पिटाई होती है। फर्स्ट बार में जब वो गाड़ी को छुआ था मदन, तब तो पिटाई करता है गिरधर। गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश था, किरानी होने के कारण। लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करता है, लट्टू वाला जब कहानी होता है तब, उसमें उस झगड़े में खोखा की कासू की दांत टूट जाते हैं, दो दांत टूटते हैं। और तब उनके पिता उल्लास और गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हैं मदन को, जो काम वह स्वयं नहीं कर पाया, जो काम वह गिरधर लाल नहीं कर पाया। अगर चाहता तो उस वो भी अपना स्वाभिमान को जगाकर उस नौकरी से खुद ही, ये तो कहानी नहीं होता, अगर चाहता तो, अगर कहानी में ये भी कहानी बनाते तो गिरधर का आत्मसम्मान जाग गया। ये बार बार मदन की शिकायत सेन साहब के मुंह से सुनकर थक गया था और वो अपने नौकरी को, किरानी की नौकरी से क्या करता है, इस्तीफा दे देता है। तो इस तरह से भी हो सकता है कहानी। तो जो भी है आगे देखते हैं। तो नौकरी से निकलने के बाद जो काम वो गिरधारी लाल नहीं कर पाया, उसके बेटे मदन ने कर दिखाया था, जिसमें खोखा को पीटा गया था। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। उनके निर्भीकता उसके निर्भीकता से प्रभावित होकर गिरधर ने उसे छाती से लगा लिया। ये भाव बताया गया है, जिसमें जो स्वाभिमान गिरधारी लाल नहीं जगा पाया अपने अंदर, वो स्वाभिमान मदन, छोटे बच्चे में तो समान ही स्वभाव होता है सब में, वो तो बड़े होने पर अलग अलग स्वभाव बदलता है। तो जो स्वभाव गिरधारी लाल नहीं दिखा पाया, वो स्वभाव स्वाभिमान मदन ने दिखाया और कासू को जब पीट दिया तो नौकरी से निकलने के बाद डांटने के बजाय, पीटने के बजाय गिरधारी लाल ने उसे छाती से लगा लिया। ये भाव है। साथ ही शोषण, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जो उसने, सभी को ये ऐसा ही होना चाहिए, कहीं पे भी किसी पे भी शोषण हो, अत्याचार हो तो देखे तो वो क्या करे, उसका विरोध करे। तो ये सही पंक्ति में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, क्या है, सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र, गिरधारी लाल पूरा नाम है, गिरधर का चरित्र
चित्रण करना है। प्रश्न में ये लास्ट वाला प्रश्न 12-13 है। इसके बाद आगे देखते हैं। चरित्र चित्रण करें किसका? सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का। ये चारों जो कैरेक्टर हैं इसमें कहानी में, जिनका नाम भी दिया गया है, बाकी का तो नाम भी नहीं है, सोफर या फिर कुछ पत्रकार ऐसे करके बताया गया है। तो क्या चरित्र है? फर्स्ट पहला, ये हो गया दूसरा, मदन, कासू तीसरा, ये हो गया चारों चरित्र पहले देख लेते हैं। पहला, तो सेन साहब कहानी के प्रमुख पात्र हैं, सबसे मेन पॉइंट, प्रमुख कैरेक्टर वही हैं। नए नए उन्होंने गाड़ी खरीदी है, इसलिए गाड़ी की छाया से सबको दूर रखते हैं, सड़ने नहीं देते थे। होता है नई चीज लेने पे, स्वाभाविक है। खासकर खोखा खोखी बच्चे बच्चियों को गाड़ी के नज़दीक या छूने की मनाही थी। सेन साहब दिखावा बहुत अधिक करते हैं, ये चरित्र चित्रण है। अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के की प्रशंसा वो सुनना नहीं पसंद करते हैं। सेन साहब सामंती मानसिकता के क्या है? सामंती मानसिकता के आदमी है। कौन? सेन साहब। तो ये सेन साहब का चरित्र चित्रण हो गया कि कैसे सोच के लोग हैं वो। आगे देखते हैं। मतलब ये तो नॉर्मल था, नई गाड़ी लिए हैं, किसी को उसके आसपास आना जाना माना था, वो अपने पुत्र का बड़ाई करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं और उसका बड़ाई सिर्फ सुनना पसंद करते हैं। खोखा का और किसी जैसे पत्रकार के बच्चे का बड़ाई हो रहा था तो किस तरह से उन्हें क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा, उसी तरह से किसी बच्चे का बड़ाई वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो ये चरित्र था सेन साहब का। दूसरा चरित्र क्या है? मदन, गिरधारी लाल का जो बेटा है, गिरधर का पुत्र है। सेन साहब का कर्मचारी जो गिरधर है, जो किराने का काम करता है उन्हीं के फैक्ट्री में, उन्हीं के अहाते मगल महल जो है, घर जो है बगल में रहता है। मदन जो है उसी का लड़का है, गिरधर का। लड़का साहसी और निर्भीक है, बाल सुलभ शरारत भी उसमें, बाल्यावस्था में जो शरारतें होती है उसमें समान रूप से नॉर्मल जो होता है उसमें विद्यमान है। इसी कारण जब कासू उससे झगड़ता है तो मदन भी उसी भाषा में झगड़ लेता है। बच्चे तो नहीं देखते हैं ऊंच बरच बीच का फर्क, उन्हें पता नहीं होता है। बाकी आगे देखते हैं। कासू का कैसा है? कासू सेन साहब का सबसे छोटा पुत्र है, एकमात्र पुत्र, जिसे बहुत लाड़ प्यार से पाला गया, जिससे वो शरारतें उसकी बढ़ गई है, शरारत करने के माहिर हो गया है। कहानी का नायक कासू ही है। कहानी का नायक, कहानी के अनुसार विष के रात में नायक किसे कहा गया है? तो कासू को। अच्छे से देखने पे एक एक चीज याद हो जाएगा। ठीक है। गिरधर का चरित्र क्या है? गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है, किरानी है, उन्हीं के हाथ है वो रहता है और वो हमेशा बेहद सीधा और सरल कर्मचारी है। यदा कदाई से सेन साहब का गुस्सा झेलना पड़ता है और उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, कहीं उसका नौकरी न छूट जाए। गिरधर मदन का पिता भी है। तो ये था चारों का चरित्र चित्रण, जो अच्छे से बता दिए हैं, समझा दिए हैं, तो देख के याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। ऐसे तो कहानी में बताया गया है कि कासू कहानी का नायक है, लेकिन भाव के हिसाब से मदन कहानी का नायक है, जो क्या करता है? अपने स्वाभिमान के लिए, अत्याचार के लिए आवाज उठाता है, स्वाभिमान के से जीना चाहता है। हमारी दृष्टि से विषय के विष के दांत के शीर्षक कहानी का नायक कौन है? मदन है। नायक के संबंध में पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है। पहले यह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है जो क्या हो? उच्च कुलोत्पन्न हो, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, सुसंस्कृत सुशिक्षित युवा ललित कला प्रेमी हो। परंतु नायक के संबंध में यह शर्तें अब मान नहीं है। अब क्या है? नायक वो है जो अत्याचार के प्रति विरोध करता है, अधिकारी है। यदि वह घटनाओं का संचालन सारे पत्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है, कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि पर विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का चरित्र जो है सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरे कथा वस्तु में, कहानी में
इसी के मदन के चरित्र का महत्व दिखाया गया है। खोखे के कासू के विष के दांत उखड़ने पर, दो दांत टूटा था झगड़े में, उखड़ने पर महत्वपूर्ण घटना जो है, सबसे शीर्षक कहानी का जो अंत है, मेन का अंत में जो निष्कर्ष है, अतः निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का क्या है, नायक है। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंगपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करे। तो ये जो कहानी है, इसमें आरंभ से ही व्यंग के रूप में, आलोचना के रूप में बताया गया है। तो इसके कुछ पंक्ति आप बताइए, तो कौन कौन सा पंक्ति है। पांचों लड़कियां तो तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत थी, ये पहला हो गया। जैसे कोयल घोंसले से कब उड़ जाए, चमक ऐसी की अपना मुंह देख लो, ये कार के लिए था पहला व्यंग। ये दूसरा व्यंग हो गया। पहला व्यंग्यात्मक वाक्य है, पांचों लड़कियां क्या थी, जीती जागती मूरत थी, किसकी, तहजीब और तमीज की, कंट्रोल जो स्वतंत्रता उसे नहीं दिया गया था। अगला है, जो कार था वो क्या था, काला होने के कारण कोयल के काला होने के कारण जो कार थी, कोयल के घोंसले के कब उड़ जाए, स्पीड में चलता है कार, उस ये बताया गया है देखकर। और चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, वो कार के बारे में ऐसा बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। विष के दांत कहानी का सारांश लिखे। सारांश वाला फर्स्ट में बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। क्या देखते हैं कहीं पे सारांश, विष के दांत प्रश्न 14, विष के दांत की सारांश लिखे प्रश्न 14 में, ये बता चुके हैं। 14 नंबर प्रश्न में आप नहीं हुआ है, फर्स्ट में ही है, या सारांश आगे होगा, देखते हैं कहाँ पे होगा। ठीक है, सारांश बता देते हैं। भाषा की बात, प्रश्न पहला क्या है, कहानी में मुहावरे चुनकर उस स्वतंत्र, 14 नंबर प्रश्न भी आगे आएगा, देखते हैं। इसमें पहले ये देख लेते हैं प्रश्न पहला, भाषा की बात से, कहानी से मुहावरे चुनकर उस स्वतंत्र वाक्य, उनके स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करें, वाक्य बनाए। कहानी विष के दांत में जो मुहावरा मुहावरा का प्रयोग किया गया है, वो चुनना है, लिखना है, और उससे वाक्य भी बनाना है। तो महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्या है, आंखों का तारा कौन था, खोखा कासू था। तो वाक्य क्या बनेगा, मोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा था, कासू भी हो सकता है। आगे देखते हैं, जीती जागती मूरत कौन थी, उनकी पांच पुत्रियां जो थी सेन साहब की पुत्री तजीब और तमीज की जीती जागती मूरत थी, और ये व्यंग्यात्मक शब्द भी था। आगे, किलकारी मारना मुहावरा है, तो मोहन अपने मित्र के बातों पर किलकारी मारता है, मदन होगा यहाँ पे। मदन मोहन कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मुहावरा हो गया। आगे जो शब्द है, कहानी में विदेशज शब्द चुने, उनका स्रोत भी लिखें। जो कहानी में शब्द में कौन कौन सा शब्द जो है वो विदेशज, विदेशी शब्द से लिया गया है, तो कौन कौन सा शब्द है, लॉन, पहला शब्द जो है विदेशज में कौन सा है, लॉन, ट्रेंड, सोसाइटी, तहजीब, वाकिफ, हैसियत, अदब, रुख रुखसत, ये आपके पुस्तक में भी दिया गया होगा। तो ये लॉन, ट्रेंड और सोसाइटी, ये क्या है, अंग्रेजी शब्द हैं ये तीनों। बाकी जो है ये सब अरबी फारसी शब्द है। कौन कौन सा, तहजीब, ऊपर का जो तीन दिया गया है ये क्या है, अंग्रेजी शब्द है, लॉन, ट्रेंड, सोसाइटी। नीचे वाला बाकी सब अरबी और फारसी है। यही 8 शब्द जो है वो विदेशज शब्द का प्रयोग किया गया है विष के दांत में। आगे प्रश्न 3 में क्या है, कहानी में 5 मिश्र वाक्य चुने। कहानी में जो प्रयोग किया गया है 5 मिश्रित सेंटेंस वाक्य वो चुनना है। तो पहला क्या है, उन्हें सिखाया गया कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, किसे, 5 बेटियों को। दूसरा क्या है, सेन साहब का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, कासू को कहा गया है। औरत के पास एक बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, ये मदन और उनकी माँ है।
ये 5 क्या है, मिश्र वाक्य है। मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, कुर्सियां लॉन में लगवा दो जब तक हम यहाँ बैठते हैं। ये मिश्र वाक्य मतलब हुआ दो सेंटेंस जुड़कर जो बना है, ये हो गया। बाकी आगे देखिए, फर्स्ट 4 क्वेश्चन में वाक्य के भेद स्पष्ट करना है। इसके पहले कि पत्रकार महोदय को जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, तो इसका क्या करना है, वाक्य स्पष्ट करना। ये 4 दिया गया है। पत्रकार महोदय चुपचाप रहे, तो पहला का क्या हो जाएगा, क का। ये मिश्र वाक्य है क्योंकि ये 2 सेंटेंस मिलकर बना है। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे, ये कैसा वाक्य है, नॉर्मल साधारण वाक्य है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लब के सोफर भी दौड़ा, ये भी साधारण वाक्य है। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप लेकर हवा भर दो, और से ये क्या है, वाक्य को जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त वाक्य है। तो फर्स्ट में क्या था, मिश्र वाक्य को चुनना था 5, और इसमें 4 क्या है, वाक्य के भेद, जो वाक्य प्रयोग किया गया है उसका भेद बताना था। तो 2 साधारण वाक्य था, एक मिश्र और एक संयुक्त था। ठीक है, समझ गए होंगे। और क्या आगे, आगे जो है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट में वैकल्पिक प्रश्न दिया गया है, 20 के दांत के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। दूसरा क्या है, खोखा का दूसरा नाम क्या है, खोखा का दूसरा नाम कासू है। खोखा का दूसरा नाम बोलते जाएंगे, आप सुन के याद करिएगा, लिख भी सकते हैं, आंसर भी दिया गया है। खोखा का दूसरा नाम क्या है, कासू है। आगे मदन किसका पुत्र है, तो गिरधर का। और क्या है, 20 के दांत कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक समाज में लिप्त गरीब और अमीर पे इसी व्यंग्यात्मक रूप में बताया गया है। ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत समाज में किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है, मध्यम वर्ग का। मध्यम वर्ग का क्या हो जाएगा, ये उजागर करती है मध्य वर्ग, क्योंकि दोनों गिरधर निम्न मध्य वर्ग का था और सेन साहब उच्च मध्य वर्ग के ही थे। तो ठीक है, मध्य वर्ग। आगे देखते हैं, खाली प्रश्न उत्तर में खाली स्थान वाला है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। खोखा नाउम्मीद की आंखों का तारा था, किसके, खोखा सेन साहब परिवार के बुढ़ापे की नाउम्मीद का तारा था, ये फर्स्ट में हो जाएगा। सेन साहब को देखकर औरत क्या हो गई, सहम गई, मदन की माँ, गिरधर की पत्नी। मदन का क्या हुआ, आंत रुदन तक आ गया था, शायद ये गिरा था तब। दूसरे लड़के जरा हटकर, जब लट्टू वाला वाक्या हुआ था, घटना हुआ था, युद्ध का मजा ले रहे थे, द्वंद्व किसके, खोखा और कासू और मदन के बीच जब झगड़ा हुआ था, इसका मजा ले रहे थे, ये इसमें आ जाएगा। मदन के लिए खाना मामूली बात था, क्या मार पिटाई खाना मामूली बात था। गिरधर ने लपक कर मदन को क्या किया, मदन को उठा लिया, हाथों से उठा लिया और गले लगा लिया, कहानी के अंत में। आगे क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ वाला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो क्या बताना है, जैसा कि बता रहे थे, सेन साहब के 5 लड़कियों का नाम क्या है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये 5 लड़कियों का नाम है, ये बताना है। सेन साहब की लड़कियां कठपुतलियां किस प्रकार की थी, अथवा लेखक ने सेन साहब की लड़कियों को कठपुतलियां क्यों कहा है, क्योंकि वो अपने माता पिता सेन परिवार के आदेश का वो अक्षर से पालन करती थी, तथा वही कार्य करती थी जो उन्हें करने के लिए कहा जाता था, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, कठपुतली बताया गया है। ये आगे क्या है, तीसरा में, खोखा दंपति नाउम्मीद बुढ़ापे का तारा क्यों था, क्योंकि 5 पुत्री के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ था खोखे का, कोई उम्मीद नहीं रहने पे भी, रह जाने पे उस समय वो पैदा हुआ था। आगे देखते हैं चौथा,
सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। गिरधर कौन था? फैक्ट्री का किरानी। गिरधर सेन परिवार, सेन साहब के फैक्ट्री का किरानी था। मदन ड्राइवर के बीच क्या विवाद हुआ? मदन ड्राइवर को मना करने पर भी मदन ने सेन साहब की कार को छू लिया तो दोनों के बीच विवाद हो गया, यही कारण था। सेन साहब ने मदन की मां को क्या हिदायत दी? सेन साहब ने मदन की मां को कहा कि ऐसा हरकत दोबारा मदन फिर नहीं करे, मतलब कार को दोबारा आगे चल के नहीं छुए। कासू और मदन के लड़ाई के बीच की लड़ाई का कारण क्या था? लट्टू के कारण। कासू और मदन की लड़ाई हड्डी और मांस की बंगले और पिल्ले की गली के कुत्ते की लड़ाई थी, ये बताया गया है। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीता है? झोपड़ी वाले जीते हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद के प्रारंभ में किस कविताओं से हुआ है? आलोचक के अनुसार प्रयोगवाद का आरंभ नरेंद्र बलूच शर्मा की कविताओं से हुआ है। पाठ का सारांश। प्रश्न चौथा जो 14 जो रह गया था आपका, प्रश्न 14 का आंसर यही है। पाठ का सारांश इसमें क्या है? विष के दांत शीर्षक, विष के दांत शीर्षक जिनके कहानीकार लेखक नरेंद्र बिरोचल शर्मा है, उन्होंने अपने लेख में सामंती मिजाज, सामंती मानसिकता, धनवान परिवार और उसी के आश्रित एक गरीब परिवार का चरित्र चित्रण किया है कहानी में, विष के दांत में। कहानी में सेन साहब और उनकी पत्नी को कड़े अनुशासन का पालन करते हुए दिखाया गया है। उनकी पत्नी को कड़े अनुशासन को पालन करने वाला दिखाया गया है, जो कठोर है। उनके परिवार में 5 लड़कियां के बाद एक लड़का का जन्म हुआ है, कासू का। लड़कियों के ऊपर अनुशासन बहुत कड़ा है, कठोर है, छड़ी बहुत कड़ी है, जिसमें लड़कियां मानो मिट्टी की मूर्ति है, कठपुतली की तरह करती है काम। उसी परिवार में लड़का सबसे छोटा है, सारा अनुशासन, घर के नियम व्यवस्था सब कुछ उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है। लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा है, कोई अनुशासन नहीं है छोटे लड़के के लिए। और वो लाड़ प्यार में शरारती हो चुका है। उसकी उम्र 5 साल का है, लेकिन नौकर बहन आदि पर हाथ चला देता है कासू 5 साल की उम्र से ही। एक दिन सेन साहब अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में गपशप कर रहे थे। उनके एक पत्रकार मित्र भी, उसके छोटा लड़का भी था, मतलब पत्रकार जो दोस्त थे सेन साहब के, उसमें उनका छोटा लड़का भी आया था, जो मदन से छोटा था लेकिन उससे क्या था? होशियार था। कासू की उम्र क्या का ही था। बातचीत में क्रम में किसी ने उस लड़के के बारे में जानकारी जाननी चाहिए, बस सेन साहब। इसी बीच में सेन साहब अपने पत्रकार के बेटे का बात हुआ, लेकिन सेन साहब अपना बड़ाई करने लगे। किसका? अपने कासू का, पुत्र का, खोखा का। इससे इंजीनियर बनाएंगे और बोलते ही चले गए। सेन साहब व्यवहार में परिवर्तन हो चुका था अपने पुत्र खोखा के लिए। उन्हीं अहाते में गिरधर लाल रहता था, उसका छोटा लड़का मदन है, जो खोखा के उम्र का था। एक दिन गाड़ी को गंदा कर रहा था, मतलब छू रहा था। रात में सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाकर काफी डांटा। परिणामतः गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को खूब पीटा। रात में सोने वक्त सेन साहब मदन को रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश हुए। अगले दिन कासू खेलने के लिए बगल की गली में चला गया, जहाँ मदन खेल रहा था, अन्य लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने मदन से रौब से लट्टू मांगा, नहीं देने पर दोनों के बीच क्या हुआ? झगड़ा हो गया मदन और कासू के बीच। घूंसा चला दिया, झगड़ा होते रहा कुत्ते बिल्लियों की तरह। जो झगड़ा था पीछे बताए हैं। कासू बाबू के 2 दांत टूट गए, यही भी इसकी कहानी की क्या है? सारांश है प्रश्न नंबर 14 के अनुसार। तो यही आपका चैप्टर 2 का विष के दांत का सारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर 3 अगले वीडियो में देखेंगे।